गुज़श्ता कुछ लेक्चर्स से हम एसी सर्किट्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम एसी सर्किट्स को ही डिस्कस करेंगे। और आज जो हम एसी सर्किट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसी थ्रू एन इंडक्टर। इसको शुरू करने से पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपने याद रखना है वो ये है कि इट परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोजेस द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले जो सर्किट हमने पढ़ा था एसी थ्रू अ कैपेसिटर, उसके अंदर हमने देखा था कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है जबकि डीसी को अलाउ नहीं करता। और इंडक्टर के केस में ये काम उलट है, इंडक्टर डीसी को अलाउ करता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ नहीं करता। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये इंडक्टर आप देख सकते हैं जिसमें लेट्स से कि अल्टरनेटिंग करंट आई फ्लो कर रहा है। अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और ये इंडक्टर की नंबर ऑफ टर्न्स है, ये फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जब अल्टरनेटिंग करंट इन नंबर ऑफ टर्न्स पे से लेट्स से कि द फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स को हम सपोज करते हैं, तो जब अल्टरनेटिंग करंट इस फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स में से फ्लो करेगा तो क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है तो यहाँ चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो और फिर करंट क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा और अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ उस इंड्यूस्ड करंट इस सोर्स के करंट को अपोज करेगा। इसी तरह हर नंबर ऑफ टर्न्स अपना इंड्यूस्ड करंट पैदा कर रही होगी बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस सोर्स के करंट को अपोज कर रहे होंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंडक्टर एसी को अलाउ नहीं कर। जबकि अगर हम डीसी की बात करें कि अगर इस सपोज करें कि इस इंडक्टर में से डीसी करंट फ्लो कर रहा है तो डीसी हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, वो चेंज नहीं होती उसकी वैल्यू। तो जब एक कांस्टेंट करंट इन नंबर ऑफ टर्न्स में से पास करेगा तो कांस्टेंट करंट के पास करने से तो इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होगा जो इस सोर्स के करंट को अपोज कर सके। इसीलिए इंडक्टर डायरेक्ट करंट को अलाउ करता है और अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं एसी थ्रू एन इंडक्टर की, और इसके लिए हम एक सर्किट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स जिसकी ईएमएफ ई है और वो इंडक्टर के साथ कनेक्ट है सीरीज के अंदर। और अगर ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स है तो इसके लिए जो ईएमएफ की इक्वेशन होगी वो होगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ये इक्वेशन हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के केस में ड्राइव कर चुके हैं। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर की बात करें तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। ये फार्मूला हमने सेल्फ इंडक्शन के केस में निकाला था। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ से हम डी आई ओवर डी टी की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि ईएमएफ ओवर एल आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 ईएमएफ की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हम लिख सकते हैं डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू ई नॉट over L sin of omega t, और di is equal to E naught over L sin of omega t into dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ टी आई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एल। ई नॉट ओवर एल कॉन्स्टेंट था तो वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जो होगी वो होगी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो हमने इसको लिख दिया I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर ओमेगा एल कॉज ऑफ ओमेगा। जब हम एसी थ्रू अ रेजिस्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि रेजिस्टर कुछ ऑपोजिशन ऑफर करता है अल्टरनेटिंग करंट को, जिसको हमने रेजिस्टेंस कहा। इसी तरह जब हम एसी थ्रू अ कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि कैपेसिटर भी कुछ ऑपोजिशन ऑफर करता है एसी करंट को, और उस रेजिस्टेंस को हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दिया। इंडक्टर के केस में भी ऐसा ही है, एंड इंडक्टर भी ऑपोजिशन ऑफर करता है अल्टरनेटिंग करंट को और उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर। इसको एक्सएल से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी,
और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ बिकॉज 1/t इज फ्रीक्वेंसी। एफ एक्सएल के फार्मूले को हम लिख सकते हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब इस इक्वेशन पे वापस आए, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर ओमेगा एल कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो हमारे पास ओमेगा एल आ रहा है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सएल है, तो हम इसकी जगह एक्सएल को पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एक्सएल कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब अगर हम ओम्स लॉ को यूज करें, V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V ओवर R और I इज इक्वल टू EMF ओवर R, तो ये आपके पास EMF डिवाइडेड बाय एक्सएल। एक्सएल क्या है? रेजिस्टेंस है जो ऑफर करता है इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट, तो ये हमारे पास एक्चुअली EMF ओवर R ही है। और ओम्स लॉ को यूज करें तो EMF ओवर R इज करंट I, और ये क्योंकि ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ ले रहे हैं तो इससे हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, तो इस सारे को ई नॉट ओवर एक्सएल को हम लिख सकते हैं आई नॉट, मैक्सिमम करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। कॉज को मैंने साइन की फॉर्म में जब लिखा और इस नेगेटिव साइन को खत्म कर दिया तो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसको जब आप विद नेगेटिव साइन, तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब अगर आप इक्वेशन 1 देखें जो कि वोल्टेज की इक्वेशन थी और ये इक्वेशन 2 आई है हमारे पास जो कि करंट की इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशन से ये बात क्लियर है कि करंट और वोल्टेज थ्रू इंडक्टर आर नॉट इन फेस, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन में जो फेस आ रहा है वो ओमेगा टी आ रहा है और करंट की इक्वेशन में जो फेस आ रहा है वो ओमेगा टी माइनस 90 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेस नहीं है। और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि करंट जो है वो आप देख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाय और वोल्टेज का फेस है ओमेगा टी, सो इट्स मीन के वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 और 90 डिग्री। फ्रेंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये तो क्लियर हो गया कि करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेस हैं थ्रू इंडक्टर और वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं कि करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हम इसकी फेसर डायग्राम ड्रॉ करें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। फेसर डायग्राम के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि ये एक रोटेटिंग वेक्टर है और ये रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हम पावर डेसिपेशन की बात करते हैं और पावर डेसिपेशन को डिस्कस करने के लिए मैंने करंट और वोल्टेज की वेव को ड्रा कर दिया। करंट और वोल्टेज की इक्वेशन से हमें ये पता चल गया था कि करंट और वोल्टेज इन फेस नहीं है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो उन्हीं इक्वेशंस को यूज करते हुए यहाँ पे मैंने वोल्टेज और करंट की वेव्स को ड्रा कर, तो यहाँ ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, या हम ये भी कह सकते हैं कि करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। इस एक कंप्लीट साइकिल मैंने लिया और उस एक कंप्लीट साइकिल को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव, तो इससे जो हमें पावर मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी बिकॉज P इज इक्वल टू VI। सो अगर पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब होगा कि एनर्जी इज रिटर्न बाय द इंडक्टर। सेकंड क्वार्टर की बात करें तो सेकंड क्वार्टर में वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो जो पावर है वो भी पॉजिटिव होगी, और अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा कि एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इंडक्टर। थर्ड क्वार्टर की बात करें तो थर्ड क्वार्टर में करंट पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव, तो जब हम पावर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो पावर विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव पावर मीन द एनर्जी इज रिटर्न बाय द इंडक्टर। फोर्थ क्वार्टर में देखें अगर करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो इससे जब हमें पावर मिलेगी तो वो पावर पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव पावर का मतलब होगा कि एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इंडक्टर। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन हमारे पास ये होगा कि इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनर्जी ड्यूरिंग द वन कंप्लीट साइकिल because power dissipation is 0.